स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 8 में आज हम पढ़ेंगे एडेप्टेशंस ऑफ किडनी। लास्ट टाइम हमने रीनल फिजियोलॉजी पढ़ी थी, सही है, जिसमें हमने रीअब्जॉर्प्शन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, काउंटर करंट एक्सचेंज, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट टाइम तक कवर अप कर ली थी, सही है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं एडेप्टेशन, उसी के आगे के प्रोसेस को, उसी के आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, सही है। एंड आई डू होप आपने वो सारे टॉपिक को बुक से एक बार रीड कर लिया होगा और लेक्चर को अगर नोट डाउन किया होगा तो उससे भी पढ़ लिया होगा। बच्चों लेक्चर को ज़रूर नोट किया करो, सही है, लाजमी तौर पे लेक्चर को नोट किया करो ताकि आपको आगे दोबारा से पढ़ने में आसानी हो सके, सही है। आज हम पढ़ेंगे एडेप्टेशंस ऑफ किडनी एंड इट्स एंड इफेक्ट ऑफ हार्मोन एंड रीनल फिजियोलॉजी, सही है। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाई है। देखो बच्चों, होता ये है कि किडनी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है इन फ्रॉम ऑस्मो रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, क्योंकि ऑस्मो रेगुलेशन भी किडनी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है? बिकॉज बच्चों होता ये है कि जो किडनी है हमारी, वो क्योंकि यूरिन फॉर्म कर रहा है, एक्सक्रीशन तो करवा रहा है, लेकिन एक्सक्रीशन के साथ साथ ऑस्मो रेगुलेट भी कर रहा है, वाटर के बैलेंस को भी बॉडी में मेंटेन रख रहा है, सही है। कैसे मेंटेन रखता है ये भी हम देखते हैं। देखो जितने ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनमें उनकी किडनी की एडेप्टेशन पे डिपेंड करता है कि उनमें ऑस्मो रेगुलेशन ये फंक्शन किस तरह से होगी। बेसिकली किडनी के पास एडेप्टेशन क्या होती है? किडनी के पास एडेप्टेशन होती है उनकी नेफ्रॉन्स में। हमने पढ़ा था किडनी जो होता है वो दो हिस्सों में, अगर उनका क्या कहते हैं, अगर हम उनका ट्रांसवर्स सेक्शन ले, अगर हम उनको कट करके देखें तो उसके दो रीजन हैं, आउटर डार्कर रीजन दैट वाज कॉर्टेक्स और इनर लाइटर रीजन दैट वाज मेड्यूला, सही है। और उस बिहाफ पे हमारे पास दो तरह के नेफ्रॉन्स होते हैं। बेसिकली जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको वाटर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनको करना क्या, उनकी बॉडी में वाटर अगर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा तो उनको डिहाइड्रेशन हो सकती है। तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए वो लोग क्या करते हैं, वाटर को कंजर्व रखते हैं। अब एक्सक्रीशन तो होनी, एक्सक्रीशन तो होना ज़रूरी है, एक्सक्रीशन से वाटर को रीअब्जॉर्ब करना पड़ता है। इससे पहले कि वाटर एक्सक्रीट आउट हो जाए बॉडी से, उसको एब्जॉर्ब करना पड़ता है। तो कैसे एब्जॉर्प्शन होती है, किस तरीके से होती है बच्चों, ये डिपेंड करता है कि किडनी में एडेप्टेशन कितनी है। जो मैमल्स हैं, जो ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो टेरेस्ट्रियल लाइफ को सक्सेसफुली अडेप्ट कर चुके हैं, उनमें किडनी की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है कि देखो उनमें दो तरह के नेफ्रॉन्स होते हैं। एक वो नेफ्रॉन होते हैं जिनका लूप ऑफ हेनले लॉन्ग होता है। लूप ऑफ हेनले हमने पढ़ा था कि डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर रीअब्जॉर्ब होता है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है। तो जितना लंबा लूप ऑफ हेनले होगा, डिसेंडिंग लिम्ब उतना लंबा होगा, क्योंकि देखो ये पूरा लूप है ना, जितना लॉन्ग है डिसेंडिंग लिम्ब भी उतना लॉन्ग है। डिसेंडिंग लिम्ब जितना ज़्यादा लॉन्ग है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन उतनी ज़्यादा होगी। तो हमारे पास दो तरह के नेफ्रॉन होते हैं, सही है, उस बिहाफ पे। एक ऐसे नेफ्रॉन जिनका लूप ऑफ हेनले, फॉर एग्जांपल अगर ये जो रीजन है हमारा, ये कॉर्टेक्स है, और ये जो रीजन है हमारा, ये मेड्यूला है, इस बिहाफ पे हमारे पास ऐसे नेफ्रॉन जो कॉर्टेक्स से स्टार्ट होके कॉर्टेक्स पर ही ख़त्म होते हैं, हम उनको कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। मेड्यूला, जो ऐसे नेफ्रॉन जिनका लूप ऑफ हेनले मेड्यूला तक आ रहा होता है, हम उनको कहते हैं जस्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। तो किडनी में ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ज़्यादा प्रोन होते हैं डिहाइड्रेशन से, उनमें जस्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन ज़्यादा होते हैं ताकि उनमें रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ज़्यादा से ज़्यादा होती है। समझ में आ रही है बात? अच्छा, ये तो हमने कुछ किडनी के एडेप्टेशंस की बात की। अब हार्मोन के फंक्शन को देखते हैं। हार्मोन का फंक्शन हम आगे जाके, हमारे पास पूरा टॉपिक है हार्मोन का इन चैप्टर नंबर 3। बेसिकली हार्मोन्स होते हैं क्या है? हार्मोन का मतलब है टू एक्साइट, किसी चीज़ को एक्साइट कर देना, उकसा देना। बेसिकली हार्मोन आर द केमिकल सब्सटेंस विच इन्फ्लुएंस ऑन आवर बॉडी फिजियोलॉजी, सही है, हमारी बॉडी फिजियोलॉजी के ऊपर जिनका इन्फ्लुएंस हो वो क्या कहलाते हैं? वो हार्मोन्स कहलाते हैं। ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो हमारी बॉडी फिजियोलॉजी को रेगुलेट करें, बढ़ाएं, कम करें,
रेगुलेशन करे, वो क्या कहलाएंगे, हार्मोन्स कहलाते हैं। सही है। हमारे पास 3 तरह के हार्मोन्स हैं जो किडनी के ऊपर स्पेसिफिकली एक्ट कर रहे होते हैं। नंबर 1 यहाँ पर फर्स्ट वन इज ADH. ADH is also ADH stand for antidiuretic hormone and it is also known as vasopressin। सही है। ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ हो रहा होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में होता है, वहाँ से रिलीज़ होता है, किडनी में आता है। और एंटी डायूरेटिक का मतलब होता है फ्रीक्वेंटली यूरिन का पास होना। एंटी डायूरेटिक का मतलब है वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेना। तो बेसिकली ये हार्मोन क्या करते हैं, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन। सही है। ये क्या है, वेसोप्रेसिन, ADH। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ADH के बाद हमारे पास एक जो हार्मोन है वो है एल्डोस्टेरोन। सही है। एल्डोस्टेरोन का काम क्या होता है, एल्डोस्टेरोन रिलीज होते हैं एड्रीनल ग्लैंड से। कहाँ से, एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज होते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है सोडियम आयन की रीअब्जॉर्प्शन करवाना। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ना, सोडियम आयन रीअब्जॉर्ब होगा, फिर वो लूप ऑफ हेनले यानी असेंडिंग, यहाँ से रीअब्जॉर्ब होता है डिसेंडिंग, असेंडिंग लिम्ब से एब्जॉर्ब होकर दोबारा से असेंडिंग लिम्ब में आता है, ताकि असेंडिंग लिम्ब की तरफ, डिसेंडिंग लिम्ब की तरफ जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसकी हाइपरटोनिसिटी को बढ़ा सके, ताकि वाटर ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब हो सके। तो सोडियम रीअब्जॉर्ब होता है, लेकिन सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन से इनडायरेक्टली रीअब्जॉर्प्शन किसकी होती है, वाटर की होती है। समझ में आ रही है बात। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक और हार्मोन है, दैट इज़ पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन का काम क्या होता है, पैराथॉर्मोन क्या है, पैराथॉर्मोन कहाँ से रिलीज होता है, ये रिलीज होता है पैराथायरॉइड ग्लैंड से। पैराथायरॉइड ग्लैंड हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट होता है, थायराइड ग्लैंड के साथ अटैच होता है पैराथायरॉइड ग्लैंड, वहाँ से रिलीज होता है पैराथॉर्मोन। ये क्या करता है, ये कैल्शियम आयन की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है फ्रॉम आवर यूरिन। यूरिन में से जो कैल्शियम आयन जो हमने पढ़ा था ना, सॉल्ट एडजस्टमेंट होती है, कहाँ पे होती है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में सॉल्ट एडजस्टमेंट होती है, जिसमें डिफरेंट आयन्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो वो पैराथॉर्मोन यहाँ एक्ट करता है और कैल्शियम आयन की रीअब्जॉर्प्शन करवा देता है। सही है। ये तो हमने बात कर लिया एडेप्टेशन ऑफ किडनी और इफेक्ट ऑफ हार्मोन। सही है। मैंने क्या क्या बताया, मैंने बताया कि जिसमें डिसेंडिंग लिम्ब ज़्यादा लॉन्ग होगा, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन उतनी ज़्यादा होगी। लॉन्ग डिसेंडिंग लिम्ब, लॉन्ग वाटर, मोर वाटर रीअब्जॉर्प्शन। इसी के साथ साथ जब ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन है, उसके अलावा जब कभी भी हमारे पास हार्मोन के बारे में बात की मैंने कि हार्मोन में हमारे पास जो ADH रिलीज होता है, ADH कहाँ से रिलीज होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। ADH कहाँ से रिलीज होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। कहाँ से, पिट्यूटरी ग्लैंड से। क्या करवाता है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। क्या करवाएगा, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा ADH। अच्छा, ADH का मतलब क्या है, ADH स्टैंड फॉर एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ADH स्टैंड फॉर एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ADH इज ऑल्सो नोन एज वेसोप्रेसिन। ADH इज ऑल्सो नोन एज वेसोप्रेसिन। सही है। उसके बाद एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन कहाँ से रिलीज होता है, एड्रीनल ग्लैंड से। एल्डोस्टेरोन कहाँ से रिलीज होता है, एड्रीनल ग्लैंड से। क्या करवाता है, सोडियम आयन की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। सोडियम आयन की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। पैराथॉर्मोन कहाँ से रिलीज होता है, पैराथायरॉइड ग्लैंड में, हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट होता है, थायराइड ग्लैंड के साथ अटैच होता है। क्या करवाता है, कैल्शियम आयन की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। सही है। सही है बच्चों। अच्छा, अब हम देखते हैं यूरिन प्रोफाइल। यूरिन के बारे में मैंने बताया था कि यूरिन, हाँ, हमारे पास 1 से 2 लीटर यूरिन पास होता है। उस जो 1 से 2 लीटर यूरिन पास हो रहा होता है, उसमें से क्या क्या, जिनमें क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। अगर हम 100 ml यूरिन को स्टडी करें, 100 ml या 100 सेंटीमीटर क्यूब के यूरिन को स्टडी करें, तो उसकी कॉम्पोजिशन कुछ ऐसे होती है। कंपोनेंट्स क्या है, वाटर है। कितना होगा, 95%। यानी 100 ml में 95 ml तो वाटर होगा। सही है। और प्रोटीन्स कितने होते हैं, नहीं होते। ग्लूकोज कितना होता है, नहीं होता।
यूरिया कितना होता है 2 mg होता है, कैरेटिनिन कितना होता है 0.3 से 0.7 तक, अमोनिया कितना होता है 0.3 से 0.7 तक, यूरिक एसिड कितना होता है 0.3 तक, सोडियम कितना होता है 0.3 mg की बात हो रही है, सही। क्लोराइड कितना होता है 0.47, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड ये कितने होते हैं, ये होते हैं 0.6 mg। pH कितना होता है 5। अच्छा, ये तो मैंने वो बात की जो आपकी बुक में चार्ट में गिवन है, लेकिन कुछ ये नॉर्मल पर्सन की बात हो रही है। एक सबसे पहली बात, जो pH होता है ना वो वेरिएबल होता है। सुबह सुबह जब हम उठ के यूरिन पास करते हैं तो उस वक्त pH जो होता है वो न्यूट्रल के करीब होता है, बिकॉज हमने रात से कुछ नहीं खाया, सुबह सुबह उठे वॉशरूम गए, तो जब उसका यूरिन का कलर भी कितना होता है तो वो वाइटिश होता है, सही है, बिकॉज वो सॉरी येलोइश होता है, उसकी pH भी ज़्यादा होती है। वजह ये होती है कि क्योंकि कुछ नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया, ये सारी चीज़ें नहीं पी, तो कंसनट्रेटेड यूरिन पास हो रहा होता है, तो ये येलोइश कलर का होता है और उसकी pH भी कम, थोड़ा एसिडिक होता है। शाम का वक्त आता है, पानी वानी पी लिया, सारी चीज़ें की, वो डिपेंड करता है हम फूड क्या कर रहे हैं, हर पर्सन टू पर्सन वेरी होते हैं ना। कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, कुछ लोग हैं बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हैं, कुछ लोग कम पानी पीते हैं, तो उस लिहाज से भी इनमें हमारे पास वेरिएशन है। तो उनमें जब दिन के वक्त बाद में जब हम यूरिन पास कर रहे होते तो थोड़ा वाइटिश कलर का होता है, बहुत पानी पीने के बाद जब यूरिन पास करेंगे तो वो वाइट कलर का होगा। समझ में आ रही है बात? अच्छा, तो ये बात करें, और pH में भी वेरिएशन होती है, तो 5 लिखा है 5 pH, लेकिन 5 से लेकर 7.7 तक समथिंग तक यूरिन में वेरिएशन है, सही है। 7 से पहले थोड़ा सा स्लाइटली एसिडिक होता है हमारा यूरिन। अच्छा, प्रोटीन नहीं होता नॉर्मल पर्सन में, और क्या कहते हैं ग्लूकोज भी नहीं होता, लेकिन अगर ग्लूकोज आ जाए, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज आ जाता है किसी पर्सन की यूरिन में, तो उसका मतलब है ये सिंबल है कि उस पर्सन को डायबिटीज़ हो सकती है, सही है। तो हम यूरिन एनालिसिस करके बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी डिजीज़ को पता लगा सकते हैं। प्रोटीन जो है सही, प्रोटीन अगर आ जाए तो बहुत सारे उसके रीजन उसके पर डिपेंड करता है वो किस तरह का प्रोटीन आ रहा है, क्या आ रहा है, कोई एंटीबॉडी आ रही है, क्या आ रहा है। ये प्रेगनेंसी में भी एलिमिनेशन होती है, इंडिकेशन होती है ये इन चीज़ों की, सही। इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर यूरिया 2 mg है, फॉर एग्जांपल अगर यूरिया 2 mg नहीं आ रहा तो उसका मतलब है किडनी में कोई प्रॉब्लम है, फिर हम चेक करते हैं ब्लड में तो नहीं है वो यूरिया। ऑब्वियसली होता क्या है, ये किडनी है बीच में, सही है, ये ब्लड आया, ये यूरिन पास हुआ। अब अगर ये यूरिया को लेकर आ रहा है और यूरिया इस यूरिन में जाना चाहिए, अब यूरिन में यूरिया नहीं है तो वो यूरिया कहाँ जा रहा है, या यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड आया ब्लड से आने के बाद किडनी में गया, किडनी में आने के बाद कहाँ चला गया, यूरिन में चला गया। अब अगर फॉर एग्जांपल हमने देखा कि भाई यूरिन में तो यूरिक एसिड की जितनी कंसनट्रेशन होनी चाहिए उतनी नहीं है, फिर हम ब्लड टेस्ट करते हैं कि भाई अगर यूरिन में नहीं है तो कहाँ गया, यूरिन में नहीं है तो ब्लड को टेस्ट कर रहे हैं, ब्लड में अगर ब्लड में आ गया तो उसका मतलब है किडनी में कोई प्रॉब्लम है, किडनी वर्क नहीं कर रहा। अगर ब्लड में भी नहीं आया तो या तो वो यूरिक एसिड स्टोन फॉर्म कर रहा है, किडनी में स्टोन फॉर्मेशन हो रही है, या तो फिर ब्लड में चेक करते हैं ब्लड में भी यूरिक एसिड नहीं है तो उसका मतलब हो सकता है वो इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहा हो, कहीं जॉइंट्स में एक्यूमुलेट हो रहा हो, कोई हमें आर्थराइटिस का मसला, ये सारी चीज़ें तो नहीं है, सही है। इसके अलावा कैरेटिनिन देख रहे होते हैं, कैरेटिनिन लेवल देख रहे होते हैं, कैरेटिनिन का लेवल कितना ब्लड में कितना है, यूरिया में कितना है, कितना क्लियर हो रहा है। अगर जितनी रिक्वायरमेंट होती है हम एक वर्ड यूज़ करते हैं कैरेटिनिन क्लियरेंस को, कैरेटिनिन क्लियरेंस टेस्ट किया जाता है। फिर उसके बाद जब कोई फॉर एग्जांपल जब किसी पर्सन को थेरेपी दी जाती है ना हेवी ड्रग्स की, तो उसका पहले कैरेटिनिन क्लियरेंस चेक किया जाता है कि भाई कैरेटिनिन सही तरह से क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर कैरेटिनिन क्लियर हो रहा है तब उसको जाके उसको अलाउ कर दिया जाए, उसको वो ड्रग दिया जाए। अगर कैरेटिनिन क्लियर नहीं हो रहा तो उसका मतलब है वो बंदा रीनली कॉम्प्रोमाइज़ है, उसकी किडनी सही तरह से वर्क नहीं कर रही। इसके अलावा और भी रीज़न होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जॉन्डिस है तो उस वक्त भी कैरेटिनिन का लेवल बढ़ जाता है, तो ये चीज़ें होती हैं, सही है। तो ये यूरिन की बात कर ली हमने। अच्छा, अब हम कुछ बात करते हैं रीनल इम्पेयरमेंट की, रीनल डिजीज़ की। हमारे पास रीनल डिसऑर्डर की वैसे तो बहुत सारे हैं, ये चीज़ें उतारने की, इसको कॉपी करने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन अगर चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। करना है ये है कि आपकी बुक में भी ये चार्ट डिज़ाइन है, सही है। ये थोड़ा छोटी छोटी सी वैल्यूज़ हैं, इसको याद कर लेना, चीज़ें आसान हो जाएंगी, सही है। अच्छा बच्चों, रीनल डिसऑर्डर, सबसे पहले क्या आता है,
सबसे पहले आ रहा है हमारे पास रीनल स्टोन या किडनी स्टोन। सही है, किडनी स्टोन या रीनल स्टोन बेसिकली ये जो इन 70% जो स्टोन होते हैं वो कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम ऑक्जिलेट के होते हैं। ये ऑक्जिलेट आयन, ये फॉस्फेट आयन उस वक्त होते हैं जब हमारी डाइट में इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो क्या कर हम रीनल स्टोन को कैल्क्यूलाई भी कहते हैं। कैल्क्यूलाई, ये स्टोन क्या करता है, रीनल में जाके उसकी वॉल में एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं और एक हार्ड मास बन जाते हैं, जिसको हम रीनल स्टोन कहते हैं। इसके अलावा कुछ यूरिक एसिड के भी स्टोन होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम ऑक्जिलेट, इन सारी चीज़ों के भी स्टोन होते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारा फूड क्या है। अगर हम स्पिनच, फॉस्फोरस फूड ज़्यादा, ये सारी चीज़ें ज़्यादा ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंटेक करें अपने खानों में, तो ये हमारे पास हमें रीनल इम्पेयरमेंट, रीनल स्टोन आ सकता है। सही, इसका एक इसके रिमूवल का एक मेथड होता है कि सीधा सीधा सर्जरी की जाए, काटा जाए और निकाला जाए। सही है। दूसरा अब जो हमारे पास मेथड आ गया, स्पेसिफिक मेथड आ गया, दैट इज़ लाइथोट्रिप्सी। हम क्या करते हैं लिथोट्रिप्सी में, लेज़र के ज़रिए, अल्ट्रासोनिक वेव के ज़रिए या शॉक वेव्स के ज़रिए हम क्या कर रहे होते हैं, बाहर से ही एक टेलीस्कोप ट्यूब होता है, बाहर से ही उसको टारगेट किया कि भाई इस जगह पे स्टोन है, शॉक वेव्स के ज़रिए से, अल्ट्रासोनिक वेव के ज़रिए से उसको डालते हैं और किडनी जो स्टोन होता है हमारा, वो पेशेंट का वो क्या करता है, वो ब्रेक हो जाता है। जब ब्रेक हो जाता है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट में ब्रेक हो जाता है, वो यूरिन के ज़रिए से पास हो जाता है। किडनी को खोलने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो यूरिन से ही पास हो जाएगा, वैसे ही पास हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये चीज़ें होती हैं। लाइथोट्रिप्सी का मेथड है, क्या कहते हैं, लिथोट्रिप्सी है, अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक वेव पहले, अब एक एडवांस मेथड आ गया शॉक वेव, बाहर से उसको टारगेट करके उसको ख़त्म कर दिया जाता है। इवन कि अब तो बहुत सारी सर्जरीज ऐसी हैं जिसको बाहर से इंसान को खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बाहर से ही कर दिया जाता है। समझ में आ रही बात? जैसे ब्रेन ट्यूमर को और भी बहुत सारी चीज़ों को बाहर से ही रिमूव कर दिया जाता है। अच्छा, तो ये चीज़ें हो गई। इसके बाद हमारे पास है रीनल फेलियर या किडनी फेलियर। किडनी फेलियर, किडनी जो है बहुत से लोगों का पढ़ाई में अच्छा नहीं होता, फेल हो जाता है बार बार। हमेशा ज़्यादातर लोगों में रीनल फेलियर आ रहा होता है। वजह क्या होती है? क्योंकि मैं बनिस्बत दूसरे ऑर्गन के हिसाब से रीनल फेलियर की कंप्लेन ज़्यादा होती है। वजह क्या है? वजह ये है कि जो इंसान है अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखता, लाइफस्टाइल बैलेंस नहीं होता जिसका, उसमें ये सारे प्रॉब्लम्स जनरेट, उन लोगों में ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं। समझ में आ रही बात? उन लोगों में ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं कि भाई रीनल किडनी फेल हो गया, किडनी नहीं काम कर रहा, तो ऐसे ये चीज़ें होती हैं। तो किडनी फेलियर का मतलब है किडनी प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा। प्रॉपर्ली वर्क करने का मतलब नहीं ये है कि ब्लड से जो कंपोनेंट्स आ रहे हैं वो चीज़ें यूरिन में नहीं जा पा रही, फिल्ट्रेशन नहीं हो रही, ब्लड में ही रह जा रहा है। तो सिम्टम्स क्या आ रहे लग जाते हैं, ब्लड में टॉक्सिक मटेरियल है तो क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा, चक्कर आने लगेंगे। सही है। और भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स क्रिएट होने लग जाएंगे इसके साथ साथ। सही है। इवन के सांस लेने में भी परेशानी होगी, हार्ट बीट बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ये चीज़ें हो रही होती हैं क्योंकि किडनी सही तरह से वर्क नहीं कर रहा। सही है। अब ये तो एक रीनल फेलियर है। अब इसका इलाज क्या है? सही, इसका इलाज क्या है? इसके दो ही इलाज हैं। एक इलाज तो ये है कि सर्जरी कराया जाए और ट्रांसप्लांटेशन कराई जाए। उसके लिए मसला ये आता है कि डोनर कौन होगा, भाई किडनी कौन देगा, किडनी देगा कौन। अब किडनी देने के बाद कौन किडनी देगा, कैसे इलाज होगा, ये चीज़ें डोनर के ऊपर बात करते हैं। अब वैसे ऐसे करिए, ये रॉन्ग होता है कि किसी की किडनी ख़रीद लेना, बेचना। सही है। और इसके अलावा घर में कौन देगा, हम दे भी दिया, हमारी किडनी से वो मैच करेगा या नहीं करेगा, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं इसके ऊपर किडनी फेलियर में। सर्जरी में एक मेथड ही होता है जो टेम्परेरी उसका सोल्यूशन होता है, वो है डायलिसिस। लेकिन डायलिसिस भी इंसान कितना करवाए। अब डायलिसिस क्या है? डायलिसिस में हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियली किडनी का जो काम होता है वो आर्टिफिशियली हम आर्टिफिशियल किडनी बना रहे होते हैं, जिसके ज़रिए से हम उसको ब्लड को की फिल्ट्रेशन कर रहे होते हैं। हमारे पास दो तरह की डायलिसिस है, एक हीमोडायलिसिस है
और एक पेरिटोनियल डायलिसिस है। हीमोडायलिसिस में बच्चों क्या करते हैं, हम करते हैं ये है कि ये क्या किया जाता है, नेक से इधर से किसी भी जगह से, देखो सबसे पहले किडनी, आर्टिफिशियल किडनी बनाई गई, सही है, उसको हम कहते हैं डायलिसेट, सही है। अब उसके अंदर फ्लूइड रखा जाता है, डायलिसेट फ्लूइड, उसके अंदर उसकी कंसंट्रेशन बिल्कुल ऐसी होती है जैसे हमारी ब्लड की कंसंट्रेशन है, यानी वो ब्लड से बिल्कुल आइसोटोनिक होता है। अब समझना है इस बात को, ये डायलिसेट हमारा डायलिसेट बैग है। अब क्या किया हमने किया ये कि फॉर एग्जांपल ये हाथ है किसी का, ये हाथ है, अब ये ब्लड वेसल इसके अंदर जा रहा है, हमने क्या किया, इसको लीक किया यहाँ से इंजेक्शन के ज़रिए से, अब ब्लड निकल के यहाँ पर आने लग गया, यहाँ से आने के बाद ये चीज़ कनेक्टेड है हमारे डायलिसेट बैग से, अब वो ब्लड यहाँ पर आएगा, उस ब्लड में क्या है, ब्लड के कंपोनेंट्स हैं, और वेस्ट मटेरियल है, सही है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हम चाह रहे हैं कि भाई वेस्ट मटेरियल इधर ही रह जाए, ब्लड के कंपोनेंट दोबारा से वापस चले जाए। क्या करेंगे अब हम करेंगे, लाजमी नहीं कि हाथ से किया जाए बल्कि शोल्डर से, और भी बहुत सारी जगह होती हैं वहाँ से हम ये ब्लड को लीक आउट कर सकते हैं। ब्लड को एक जगह से निकालने के बाद अब हमने वो ब्लड सीधा कहाँ आ रहा है, हमारे डायलिसिस बैग में आ रहा है। अब जब वो ब्लड आ रहा है, हमने डायलिसिस बैग का फ्लूइड ऐसा रखा हुआ है कि वो बिल्कुल मैच करता है ब्लड के कॉम्पोनेंट से, सही। इससे पहले ब्लड को टेस्ट किया जाता है, बहुत सारे काम किए जाते हैं, ब्लड के कंपोनेंट से मैच करता है। तो जब ये फ्लूइड इस डायलिसिस बैग में फ्लो कर रहा है, सही है, जब इस डायलिसिस में यानी आर्टिफिशियल किडनी में फ्लो कर रहा है तो ब्लड का कंपोनेंट कोई भी बाहर नहीं निकल रहा। क्यों? क्योंकि बाहर भी जैसा एनवायरनमेंट है वैसा, तो ये जो है आइसोटोनिक एनवायरनमेंट क्रिएट होगी। जब आइसोटोनिक होती है तो कोई ऑस्मोसिस नहीं होती, मतलब कोई भी ब्लड का कोई भी कंपोनेंट बाहर या बाहर से कोई भी चीज़ अंदर नहीं आ रही, सही है। अच्छा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वेस्ट मटेरियल को ऐसा एब्जॉर्ब किया, ऐसा एडजस्ट किया होता है कि इसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल है वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता करके जगह जगह पे बाहर निकलने लग जाती हैं, वो चीज़ें एब्जॉर्ब होने लग जाती हैं। कहाँ पे? हमारे डायलिसिस बैग में। समझ में आ रही है बात? ब्लड आया है यहाँ से, ब्लड फ्लो कर रहा है, इसके अंदर फ्लो कर रहा है, तो ब्लड के अंदर दो चीज़ें, एक ब्लड के कंपोनेंट है जिसमें उसका प्रोटीन है, शुगर है, अमाइनो एसिड है, प्लाज्मा प्रोटीन है, उसके कार्बोसेल्स हैं, और दूसरा वेस्ट मटेरियल है। हमने ऐसा इसको एडजस्ट किया हुआ है, इसके सॉल्ट एडजस्टमेंट, उसके सॉल्यूट एडजस्टमेंट ऐसी की हुई है कि कंपोनेंट्स इसके रिलीज़ नहीं हो रहे, कंपोनेंट इसके रिलीज़ नहीं हो रहे, बल्कि वेस्ट मटेरियल सारा का सारा एब्जॉर्ब हो जा रहा है। उसके बाद जब ब्लड पूरा फ्लो कर जाता है तो हम इसको दोबारा से ब्लड में दूसरे पॉइंट के ज़रिए से इंजेक्ट कर देते हैं। अब जो ब्लड वापस जा रहा है ना, उसमें वेस्ट मटेरियल नहीं है। इस तरह से पूरी बॉडी का ब्लड, एक ब्लड आता जा रहा है, फिल्टर होके वापस जा रहा है, फिर आता जा रहा है, फिर। अच्छा, ये तो मैंने एक ही वीन में दिखा दिया, ऐसा नहीं होता कि जिस वीन से निकाल लें उसी वीन में उसको किसी दूसरे वीन में इंसर्ट कर देते हैं। समझ में आ रही बात? इस तरह से जो हमारा ब्लड है वो फ्री हो जाता है, किससे? वेस्ट मटेरियल से। 6 से 10 घंटे लगते हैं इस प्रोसेस को होने में, लेकिन ये हफ्ते में 2-3 बार कराना ज़रूरी होता है, सही है। हेमोडायलिसिस। एक दूसरा है पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या होता है? पेरिटोनियल डायलिसिस में होता बच्चों ये है कि हमारे पास जो पेरिटोनियल, हम क्या करते हैं, पेरिटोनियल कैविटी यानी जो एब्डोमिनल कैविटी है उसको पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं, इसमें थोड़ा सा इंसेशन होता है। हमने क्या किया, डायलिसिस बैग बाहर रखा हुआ है, आर्टिफिशियल किडनी बाहर रखी हुई है, कैथेटर होता है ना, कैन्यूला, कभी देखा होगा, जैसे किसी को ड्रिप लगती है तो कैन्यूला लगता है, उसी तरह का एक कैथेटर भी होता है। थोड़ी सी इंसेशन की, थोड़ा सा पेट को काटा, काटने के बाद वो कैथेटर जो है अंदर डाल दिया। अंदर डालने के बाद वो क्या कहता है, कैथेटर सारे वेस्ट मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेता है। बिल्कुल यही फिनोमेना होता है, वेस्ट उसका हमने फ्लूइड ऐसा सेट किया होता है कि वो वेस्ट मटेरियल एब्जॉर्ब कर लेता है। वेस्ट मटेरियल एब्जॉर्ब करने के बाद वो कैथेटर से वो सीधा वेस्ट मटेरियल कहाँ चला जाता है, डायलिसिस बैग में चला जाता है, और फिर उस कैथेटर में 1 घंटा लगता है इस प्रोसेस को होने में, लेकिन ये इतनी ज़्यादा एफिशिएंट वर्क नहीं होता ये, तो इस वजह से इसको रोज़ाना रेगुलर बेसिस पे ये काम करवाने की ज़रूरत पड़ती है। सही है बच्चों, यहाँ पे हमारा एक्सक्रीशन एंड हो गया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में थर्मो रेगुलेशन को स्टार्ट करेंगे।
सही है, अपना ख्याल रखिएगा, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।